अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स के। लाइसो का मतलब एक्चुअल में हम कहते हैं स्प्लिटिंग। तो लाइसोसोम्स एक्चुअल में सोम का मतलब है, ये लैटिन वर्ड है सोमा, और सोमा कहते हैं बॉडी को। तो स्प्लिटिंग बॉडीज़ को हम कहते हैं लाइसोसोम्स, और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये डी ड्यूव ने डिस्कवर करवाए थे, और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली द एसिड फॉस्फेटेज एंड द अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। प्रोटीएज फॉर प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। एमाइलेज फॉर द कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स, और जो लाइपेज होता है वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाता है। प्लांट्स के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और ये लाइसोसोम के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरह से ये सारे यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होता है, सिवाय मेमिलियन आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो लाइसोसोम उनमें नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वो लाइसोसोम के तौर पर एक्ट करती है। हमने पढ़ा एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, उनके दरमियान में एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। तो देखिए जी, पेरी का मतलब है पेरीफ्री, और प्लाज्मिक एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वो लाइसोसोम के तौर पर एक्ट करती है। बैक्टीरिया के अंदर टाइप्स इसकी काफ़ी होती हैं। प्राइमरी के अंदर हम बात करते हैं कि जो गोल्गी अपरेटस से जैसे ही बर्डेड ऑफ होता है तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो इसी तरह से जो इसके अंदर आता है हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम, क्या होता है सेकेंडरी लाइसोसोम? का हम कहते हैं कि जब प्राइमरी लाइसोसोम बाहर से फूड वैक्यूल आ रहा होता है तो फूड वैक्यूल के साथ मिलता है, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, और इसी को हम कहते हैं हेट्रोलाइसोसोम भी इसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मली ये गोल्गी अपरेटस से बन रहे हैं देज आर द प्राइमरी लाइसोसोम्स, और जब बाहर से कोई फूड वैक्यूल आया है, फूड वैक्यूल आया और इसके साथ ये मिल गया, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया दैट इज़ द सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी कि ये वाला सेकेंडरी लाइसोसोम है, और ये वाले जो हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड इसकी कैटेगरी को टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं, और रेजिडुअल बॉडीज़ जो होती हैं, जो रेजिड्यू के तौर पर बच जाती हैं सेल के अंदर, उनको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम्स। और उसके बाद अगर सेल के अपने पार्ट्स को खाना शुरू कर दे, ऐसा लाइसोसोम कहलाता है ऑटोफेगोसोम्स। तो इसको साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म से है, तो साइटो लाइसोसोम कहलाता है ऑटोफेगोसोम, हेट्रोलाइसोसोम कहलाता है सेकेंडरी। टर्शरी को रेजिडुअल बॉडीज़ होती हैं, और प्राइमरी जस्ट बडीड ऑफ होता है गोल्गी अपरेटस से। फंक्शन इसके क्या होते हैं? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है, रिसाइकलिंग करवाता है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड असिमिलेशन। एक्चुअल में असिमिलेशन एब्जॉर्प्शन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करवाता है, जिसके अंदर ये ऑटोलाइसिस करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है। क्रीनोफेगी यानी कि एक्स्ट्रा सक्रीशन जो होती है उनकी एब्जॉर्प्शन करवाता है, तो क्रीनोफेगी भी करवाता है। इसी तरह से ये एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करवाता है, और सेल की काफ़ी सक्रीशंस के अंदर हेल्प करवाता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने पढ़ा, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर द सॉरी जो बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं ओस्टियोक्लास्ट, तो वो काफ़ी सक्रीशन रिमूव करते हैं। और मतलब ये कि वो वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो सेल सक्रीशन का काम कर रहा होता है। इस तरह से काफ़ी सक्रीशन वहाँ पे बोन पे गिराएगा, अपने डिफरेंट एंजाइम्स को गिराएगा, और उससे क्या होगा कि बोन जो होती है उसकी सक्रीशन, यानी कि बोन के अंदर जो मटेरियल्स होता है वो वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, या मटेरियल वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब इसकी जो डिजीज़ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हम इनको कहते हैं दीज आर द कंजेनिटल स्टोरेज, ये कंजेनिटल होती हैं और ये स्टोरेज की डिजीज़ हैं। स्टोरेज की डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने इसके अंदर पढ़ा कि एसिड फॉस्फेटेज और डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो जिस सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है वो सबस्ट्रेट सेल के अंदर एकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जब एकामुलेट होना शुरू हो जाए तो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करेगा। तो इसकी जो रूट कॉज है दैट इज़ द म्यूटेशन इन द डीएनए। तो डीएनए के अंदर म्यूटेशन असल में इसकी रूट कॉज होती है,
और उसके रिजल्ट में डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हो सकती है या एबनॉर्मेलिटी ऑफ द एंजाइम हो सकती है कि एंजाइम एब्सेंट हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है या प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से काफ़ी स्टोरेज डिजीज़ हो जाती हैं। इसके अंदर जो दो हम डिजीज़ को देखते हैं दैट आर द ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, देखें जी, सिस फॉर्मेशन को कहते हैं, और ग्लाइकोजिनोसिस का मतलब है ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन, यानी कि ग्लाइकोजिन जो होती है दैट इज़ द पॉलीसेकेराइड, और ये स्टोर्ड होती रहती है बॉडी के अंदर। तो स्टोर, चूँकि इसको तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है, जो कि हमारे पास क्या होता है, एमाइलेज होता है। इस तरह से टे सैक्स डिजीज़ है, ये लिपिड स्टोरेज डिजीज़ है। तो असल में यहाँ पे क्या होता है कि लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम यानी कि लाइपेज जो होता है वो एब्सेंट हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है और अनएबल टू डू वर्क हो सकता है। कि एंजाइम के अंदर कोई भी इशू है, तो रूट कॉज क्या थी, एक्चुअल में डीएनए के अंदर इशू था, जिसकी वजह से एंजाइम प्रॉपर बना नहीं या बिल्कुल ही नहीं बना। तो उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एकामुलेट होते हैं और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली काफ़ी स्टोरेज डिजीज होना शुरू हो जाती है। अब इसके आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि गोल्जी अपरेटस से जो बनता है इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जब फूड वैक्यूल आ गया तो फूड वैक्यूल को तोड़ने के लिए उसके साथ ही अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वगैरह को निकालेगा और उसकी काफ़ी चीज़ें ब्रेक डाउन करेगा और जो काम की चीज़ें होंगी वो खा लेगा, और कुछ इसके साथ बाद में क्या बनेगा, सेक्रेटरी लाइसोसोम बनेगा, जो कि टर्शियरी लाइसोसोम कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है वैक्यूल। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और ये स्मॉल प्लांट के अंदर मैनी होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। फिर जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो ये लार्जर हो जाता है और एक ही होता है, और ये इस तरह से पूरे सेल के अंदर होता है। और एक सेंटर की तरफ एनिमल के अंदर भी बहुत सारे होते हैं और स्मॉलर होते हैं। टोनोप्लास्ट इसकी हम वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो है इसको हम कहते हैं दैट इज़ द टोनोप्लास्ट। एक्चुअल में इसको टोनोप्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में इसकी टोनिसिटी को मेंटेन करती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। एक्चुअल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर एक सर्टन एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये टर्जिड रहता है पूरा का पूरा सेल। फंक्शन इसके क्या होते हैं, एक्सपैंड सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। ये बड़ी बहुत ही अच्छा काम होता है कि अगर साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट ना किया जाए और उसके बगैर ही ये क्या करता है, सेल को एक्सपैंड करता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड होने की वजह से उसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, इसको हम कहते हैं सेल टर्जिड रहता है, टर्जिड होता है। अगर टर्जिड ना हो तो पानी उसमें से रिमूव हो और वो फ्लैसिड हो जाए और ख़राब हो जाए। एनिमल वैक्यूल जो होता है ये एंडो और एक्सोसाइटोसिस के अंदर भी हेल्प करवा रहा होता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये मेच्योर प्लांट सेल है, ये आप बड़ा सारा वैक्यूल देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड पे हुआ है। यहाँ पे आप पैरामीशियम देख सकते हैं, पैरामीशियम के अंदर भी एक वैक्यूल होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। जब इसके अंदर एक्सेस वाटर आ जाता है तो ये पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और पानी को बाहर निकाल देता है। एनिमल सेल के अंदर इसी तरह से फूड वैक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, सक्रीशन के अंदर और वेस्ट के रिमूवल के अंदर भी हेल्प करवा रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट दैट इज़ द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, और ये सेमी ऑटोनोमस है, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने बहुत सारे काम खुद भी कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ टू द प्लांट्स, यानी कि जो ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स होता है एक्चुअल में वो उनके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से होता है, और जिसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है, ये आपने याद रखना है क्लोरोफिल का। और आयरन के अंदर जो होता है वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है उसके अंदर आयरन सेंट्रल एटम है, और जो क्लोरोफिल है उसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। मेसोफिल सेल में कंटेन 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट, यानी कि एक सेल, जिस सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होगा उस सेल को मेसोफिल कहते हैं, और इसके अंदर 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखा गया तो ये हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर नज़र आया, और जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स हमें बहुत सारे नज़र आए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो हमें इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स नज़र आए। इसके अंदर एक तो इसकी इन्वेलप थी, एक आउटर थी और एक इनर थी। इसके बाद इसके अंदर स्ट्रोमा था जिसके अंदर एंजाइम्स थे, काफ़ी प्रोटीन्स थी, डीएनए था, सर्कुलर डीएनए था। ये वाली बात आपने याद रखनी कि इनके अंदर कौन सा डीएनए, सर्कुलर, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है।
तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए ही होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो किससे रिजेंबल करता है, एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स के साथ रिजेंबल करता है। और चूंकि इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं और राइबोसोम्स भी हैं तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। इस तरह से कैल्विन साइकिल होता है, ये डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इसी में हो रहे होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। और थैलाक्वाइड्स होती हैं, थैलाक्वाइड्स हम कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर की प्लेट्स होती हैं एक्चुअल में, इनको थैलाक्वाइड्स कहते हैं। और जब ये काफ़ी बन जाती हैं इनको एक फॉर्म का हम कहते हैं दैट इज़ द ग्रेनम। तो 250 थैलाक्वाइड्स होती हैं इन अ ग्रेनम और क्लोरोफिल इज़ एम्बेडेड इन इट। इसके अंदर क्लोरोफिल एम्बेडेड होने की वजह से ही जो होता है वो इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड किया जाता है। कंपेयर्ड विद द हीमोग्लोबिन, जब इसको हीमोग्लोबिन से कंपेयर किया जाता है विच कंटेन द मैग्नीशियम सेंट्रल एटम इंस्टेड ऑफ आयरन, यानी कि जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इसके अंदर आयरन होता है और अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो इंटरग्रेनम भी होते हैं जो उनको दोनों को लिंक करते हैं और ये नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि ये जो इंटरग्रेनम है ये नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मौजूद है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थैलाक्वाइड्स की पूरी स्टैक्स बने जैसे सिक्के आपस में जोड़े हैं, तो ये एक को ग्रेनम कहते हैं। ठीक है जी, ये एक पूरा क्या है ग्रेनम और इसमें से एक जो है वो क्या है थैलाक्वाइड। और ये दरमियान में एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी ग्रीन बना दिया इंटरग्रेनम की, ये ग्रीन होते नहीं हैं, इनको लिंक करते हैं और इनको हम कहते हैं दीज आर द इंटरग्रेनम। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं कि यहाँ पे कैल्विन साइकिल जो है जिसको हम डार्क साइकिल भी कहते हैं, तो ये जो होता है ये स्ट्रोमा के अंदर भी हो रहा होता है और G3P फॉर्मेशन करवाता है एक्चुअल में। लाइट रिएक्शन इन द थैलाक्वाइड्स, यानी कि थैलाक्वाइड के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहे होते हैं, स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड और इसके अंदर क्या है आपने याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और इसके अंदर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और लीनियर होता है, नॉट सर्कुलर। इसके अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती और इस वजह से न्यूक्लियोसोम भी नहीं होगा। देखें जी, आपके जो न्यूक्लियर ये हिस्टोन है, हिस्टोन के ऊपर इस तरह से डीएनए होता है, तो ये सारा स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसके अंदर 8 हिस्टोन्स आती हैं, तो ये नहीं होती एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में होती हैं। इस तरह से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि नए डीएनए की फॉर्मेशन करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। जब नया डीएनए बनता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ज़रिए, तो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर होते हैं और इसके ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स 100 to 200 होते हैं। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो होता है एक ही टाइप का होता है प्रोकैरियोट्स में, इसके अंदर 3 टाइप का होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज होता है, फिर ट्रांसफ़र यानी कि इसको ट्रांसफ़र के लिए सेपरेट होता है, दैन द मैसेंजर के लिए सेपरेट, यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो ये 3 तरह के इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो प्रोमोटर साइट होती है वो या तो -35 न्यूक्लियोटाइड पहले हो सकती है या -10, और इसके अंदर या तो -75 पहले हो सकती है और या फिर -25 हो सकती है। इस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस, यानी कि जो ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद वाले जो चेंजेस हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती। उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है कैप के अंदर और इसके हेड में और टेल के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं और वो नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में होती हैं। स्लाइम इसके अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर नहीं होता। इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर नहीं होता। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इसके अंदर हमेशा एक ही होता है और इसके अंदर 1 और मोर भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैप्सूल इसमें होती है, इसमें नहीं होती। जिस तरह स्लाइम इसके अंदर नहीं होता, इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसी तरह से कैप्सूल भी नहीं होती यूकैरियोट्स के अंदर। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हो सकती है जिसको म्यूरिन भी कहते हैं,
और इसकी सेलुलोज से बनी हो सकती है, काइटिन से बनी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, जिस तरह से एनिमल सेल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल यानी कि कोलेस्ट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी और काफ़ी चीज़ें मेंटेन नहीं होती इसके अंदर, और इसके अंदर स्टीरोल प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अंदर जो हम सब यूनिट्स को देखते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट को देखते हैं कि कब इसके राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। तो राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोट 70s की स्पीड पर हो रहे होते हैं, और यूकैरियोट्स के 80s पर हो रहे होते हैं, और उसमें से भी लार्जर सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोट्स का वो 50 पर, और स्मॉलर सब यूनिट 30 पर सेपरेट होता है, स्प्लिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट। और जो लार्जर होता है, या जो यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर होता है वो 60 पे होता है, और स्मॉलर जो होता है वो 40 पे होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला होंगे उनके अंदर जो प्रोटीन होगी दैट विल बी द फ्लैजिलम, और जो प्रोटीन यूकैरियोट्स के अंदर, जो यूकैरियोट के फ्लैजिला के अंदर होगी दैट विल बी द ट्यूबुलिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस। यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कि इसके अंदर कैप्सूल होती है, इसमें नहीं होती। इस तरह से एक पिल्लाए या पिल्ला स्ट्रक्चर इसमें होता है, इसमें यूकैरियोट में नहीं होता। डिफरेंट ये आप देख सकते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं लाइक इसके अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके अंदर जो आपको ना तो न्यूक्लियस नज़र आएगा प्रोकैरियोट्स में, ना आपको कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह की कोई चीज़ नज़र आएगी, ना ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो डीएनए वाला मटेरियल वाली जगह होती है, उस जगह को हम एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स के अंदर कहते हैं न्यूक्लियोइड। उस जगह का नाम होता है न्यूक्लियोइड। ये वाली बात आपने याद रखनी है। और यही था जी। थैंक यू वेरी मच।